अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस होगा, स्पेसिफिकली उसका रेडियस r क्या होगा, उसको हम किस फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या होगी। आज हम वैल्यू को भी डिटरमिन करेंगे। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन करेंगे कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन दिस ऑर्बिट। अब इस पर जो इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उस पर दो तरह की फोर्स एक्ट कर रही होती है। फर्स्ट फोर्स जो कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर होती है, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और एक नेगेटिवली चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इन पर एक फोर्स एक्ट कर रही होगी और इस फोर्स को हम नाम देते हैं कूलम्स फोर्स। इस फोर्स की जो वैल्यू होती है कूलम फोर्स की, वो हम कूलम लॉ से निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, अगर दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, यानी कि एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, उनके दरमियान वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है और उनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं इक्वल के साइन में, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इट इज अ कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी के इलेक्ट्रॉन के दो चार्जेस के दरमियान किस स्पेस में कौन सा मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो उसकी कहलाती है परमिटिविटी। इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास वैक्यूम में, ये आपने बात याद रखनी है कि ये वैल्यू जो होती है ये हम वैक्यूम के लिहाज से बात करते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैक्यूम में जो होती है, इट इज इक्वल टू 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, इतनी इसकी वैल्यू होती है। और जैसे ही वैक्यूम के बजाय अगर कोई और मीडियम आएगा, जैसे एयर आ जाएगा या फिर वाटर सॉलिड, तो इसकी वैल्यू फिर जो होगी वो कम होती जाएगी। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, बस आपने याद रखना है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। अब अगर हम इस इक्वेशन को चेंज करना चाह रहे हैं अपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो Q1 है उसको हम कंसीडर कर लेंगे कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है और Q2 को कंसीडर कर लेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। Q2 will be equal to negatively charge on electron और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यहाँ पर r स्क्वायर ये आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू। Q1 क्या होगा? Q1 will be the charge on the nucleus। अगर न्यूक्लियस पे अगर हम चार्ज की वैल्यू देखें, इस पर जो चार्ज होगा इट विल बी द सम ऑफ ऑल द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो उस चीज को हम करने के लिए क्या करेंगे, ई पॉजिटिव यानी कि उतना ही चार्ज जितना के इलेक्ट्रॉन पर भी है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद जी। जी इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर कि किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। तो इस वजह से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद जी। तो फाइनल फॉर्म जो आएगी इस इक्वेशन की, इट विल बी इक्वल टू जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये इसकी फाइनल फॉर्म आ जाएगी। इसे हम इक्वेशन 1 जो है उसका नाम दे देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस पर एक और फोर्स भी एक्ट कर रही होगी जो कि इस पहली वाली फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में रखती है। उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम जो होगा इट विल बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन का मास किया है, कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसका मास किया है। आर जो होगा इनका डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू होगी। और v होगी इसकी वेलोसिटी के यहाँ पर वेलोसिटी इसकी क्या है और किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। दिस विल बी द वेलोसिटी v। अब अगर हम देखें कि दोनों फोर्सेस जो हैं जब इक्वल हो जाएंगी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी, तब इसको हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। यानी कि F centrifugal becomes equal to F कूलम किस फोर्स के इक्वल आ जाएगा। जब इक्वेशन की दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी, मींस उनकी राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर विल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा ये। आर क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर में है, एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक आर जो होगा स्क्वायर में से कैंसिल हो जाएगा, और इक्वेशन जो आ जाएगी इट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सिंस हमने जो कैलकुलेट करना है वो है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो हम रेडियस को इक्वेशन की एक साइड पे ले जाएंगे और बाकी जो चीज वैल्यूज हैं उनको इक्वेशन की दूसरी साइड पे कर दें। तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एम वी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि अगर ये आपके पास रेडियस है एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जबकि अगर हम देखें बाकी चीजें तो z भी आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी कांस्टेंट है, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन कह सकते हैं कि R is inversely proportional to 1 by v square। ये 1 by v square के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, v स्क्वायर वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा होगा कि सेकंड या थर्ड में, उसकी वेलोसिटी हमेशा फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की निस्बत क्या होगी, कम। जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास कोई इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, the velocity of the electron will be increased as it will move nearer to the nucleus। तो इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है। लास्ट टाइम हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में एक चीज और भी पढ़ी थी कि एम वी आर मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, वेलोसिटी को एक साइड पे रहने देते हैं, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई और ये है एम आर, और एम आर जो होगा हम इसको यहां पर ले आते हैं। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जो है वो हम स्क्वायर ले लेते हैं। वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे वो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एंड
आर स्क्वायर। इस वाली जो वी स्क्वायर की वैल्यू है, अब हमने इसको प्लेस कर देना है इक्वेशन नंबर 3 यानी कि यहाँ पर। तो इसके लिए हम जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको दोबारा लिखते हैं कि आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन 3, बाय putting the value of v square in equation 3। तो इक्वेशन 3 में हम v स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू लिख देंगे। v स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डिवीजन वाली फॉर्म में ही लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m डिवाइडेड बाय उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। इस डिवीजन के साइन को हम चेंज कर देंगे इन द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाली इक्वेशन जो होगी इक्वेशन की ये वाली साइड ये पूरी की पूरी फ्लिप कर जाएगी। लाइक इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर और नोमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर, पूरी इक्वेशन ये फ्लिप कर जाएगी। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। 4 से कैंसिल हो जाएगा, एक पाई जो होगा इस स्क्वायर के एक पाई से के साथ कैंसिल हो जाएगा, m जो होगा वो m स्क्वायर में से एक m के साथ कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी r विल बी इक्वल टू z e स्क्वायर m r स्क्वायर, यहाँ पर एक r जो है ये भी r के साथ r स्क्वायर के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा r स्क्वायर की बजाय यहाँ पर जस्ट एक r ही आएगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। और यहाँ पे जब ये r कैंसिल हो गया था इसकी जगह आ जाएगा 1। अगेन क्योंकि हमने करना है r को कैलकुलेट, तो r को इक्वेशन की एक साइड पे रहने देंगे और बाकी इक्वेशन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m z e स्क्वायर, इतने के इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन में से अगेन ऑब्जर्व करते हैं, जो आपके पास h स्क्वायर है इट इज आल्सो प्लैंक्स कांस्टेंट। E जो होता है आपके पास एप्सिलॉन नॉट, इसका भी अभी हमने देखा है कि ये भी कूलम्स कांस्टेंट है परमिटिविटी का। पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 3.14। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट होता है। Z जो होता है एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अगर आपके पास केस है प्रोटॉन का, हाइड्रोजन का जिस तरह से एटम है आपके पास, हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर हाइड्रोजन, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन जो एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, देन वैल्यू ऑफ Z विल बी इक्वल टू 1। तो यह आ जाएगा आपके पास R विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा।
इसमें से भी बाकी सारी कांस्टेंट वाली वैल्यू को हम अलग कर लेते हैं और जो वैल्यू वेरिएबल है उसको हम अलग कर लेते हैं। देन r विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर डिवाइड बाय पाई m e स्क्वायर, और जो n होगा उसकी वैल्यू अलग हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, n स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। n इज द नेचुरल नंबर 1 2 3 अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट। इसमें देखें अगर हम जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट की अपनी वैल्यू देखी है वो भी कांस्टेंट है, ये वैल्यूज अब हम 1 बाय 1 लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इट इज इक्वल टू 8.84 इंटू 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 22 डिवाइड बाय 7 कांस्टेंट है ये भी। h की वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.6 2 इंटू 10 पावर -34 जूल्स सेकेंड। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वैल्यू होती है m की 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम। और जो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम ही होती है, वो होती है 1.6 इंटू 10 पावर 1.60 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स, ये चार्ज की वैल्यू होती है। अगर हम इन सारी वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी r विल बी इक्वल टू 0.529 इंटू 10 पावर -10 मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी। एंड n स्क्वायर एज इट इज ही आ जाएगा। 10 पावर -10 जो है इसके लिए मैंने आपको बताया था एक फिक्स जो कि होता है आंगस्ट्रॉम, तो इसकी जगह हम आंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं r विल बी इक्वल टू 0.529 आंगस्ट्रॉम n स्क्वायर, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब इससे हम ड्राइव करते हैं जो भी चीज़ें आज हमने स्टडी की है उससे अपने कुछ कंक्लूजन्स जो कि कंसेप्चुअल बेस हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये आ गया फर्स्ट ऑर्बिट। दिस विल बी द सेकंड ऑर्बिट एंड दिस विल बी द थर्ड ऑर्बिट। इस तरह से होगा। अगर फर्स्ट